Hello, good morning, all of you. Good morning, सर। good morning. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो थ्योरम बताया तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह आपको एकदम लर्न होना चाहिए, तीनों का। तो कुछ प्रॉब्लम स्टॉक का स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद गास, उसके बाद ग्रीन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टली आर बाय द स्टॉक थ्योरम्स इवेल्युएट, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस कर्ल वी डॉट कैप एन डी एस, ठीक है, वेयर वी वेक्टर वी इक्वल टू आई वाई जे जे जेड प्लस के एक्स। एस इज द सरफेस ऑफ द पैरेलल पैराबोलास, ठीक है, पैराबोला टाइप का है। तो z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर z स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड n कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एस। एस के नॉर्मल है क्या है, n। जो यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो सरफेस एस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके पहले भी मैंने कई न्यूमेरिकल बताए हैं इसी टाइप का। थोड़ा थोड़ा कुछ में डिफरेंस रहता है, करना तो सारे में एक ही प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले उसका कर्ल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे अगर जरूरत है तो इस तरीके से उस जो फार्मूला है उसमें स्टॉक थ्योरम का, उसमें हमें पुट करना पड़ेगा। तो ये बोला है कि इसकी ये जो आपका डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस कर्व भी और यूनिट वेक्टर एन डी एस के दिया है, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। इसमें v की वैल्यू दिया है और s जो सरफेस है वो पैराबोलॉइड है, पैराबोलॉइड है, इसकी वैल्यू दिया है। और z स्क्वायर इक्वल टू 0 है एंड an इज द यूनिट वेक्टर, ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द s, और सरफेस s के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सरफेस एस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि एन इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है। जो आपका के यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट नहीं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो एन है उसके ए इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा दोनों। तो अब देखिए, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कर्ल कर्ल वी की वैल्यू निकालना। तो कर्ल वी इक्वल टू डेल इंटू वी होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसको हमने लिख दिया। देखिए, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। और वाई जे के ये क्या है, ये इसकी वेक्टर वी की वैल्यू है। वेक्टर वी दिया है आई वाई जे जेड प्लस के एक्स, ठीक है। तो वही वैल्यू है वाई जेड और एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई के करस्पॉन्डिंग तो क्या होगा, सभी लोग उसमें अपनी लिख देंगे, क्या नाम है, रोल नंबर और नाम, ब्रांच, चैट बॉक्स में, ठीक है ना। सब लोग लिख देंगे जो लोग, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो कल। हेलो, 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 साधना कुमारी, सुनाई दे रहा है? यस सर।
हाँ थोड़ा बोला करो। तो मैं बोला जो अभी जो बोल रहा था कि चैट बॉक्स में अपना नाम रोल नंबर लिख दीजिएगा और ब्रांच सीएससी को, ठीक है सभी लोग। तो ये देखिए इसमें जो है आई जे के की वैल्यू निकालेंगे और डेल वाई ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। तो जैसे आप मैट्रिक्स ओपन करते हैं वैसे ही ओपन कीजिएगा और इसमें देखिए आप आई के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो डेल ओवर डेल वाई है तो इसका एक्स आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। डेल एक्स ओवर डेल वाई क्यों 0 होगा, वो इसलिए 0 होगा कि पार्शली डिफ्रेंशिएट होता है तो डेल एक्स ओवर डेल वाई 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो डेल ओवर डेल जेड ओवर डेल जेड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और वो और क्या आएगा आई, तो माइनस आई हो जाएगा। सेम वे आप जेड का जब निकालेंगे तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका 1 माइनस जे करते हैं ना ब्रैकेट में डेल डेल एक्स ओवर डेल, अच्छा डेल वाई ओवर डेल जेड, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये माइनस जे बच गया, यहाँ से ऐसे के बच जाएगा। तो डेल क्रॉस वी, ठीक है, डेल ऑपरेटर वी इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के, एंड एन इज द परपेंडिकुलर टू सरफेस एस, सो एन कैप एन इक्वल टू कैप के या यूनिट वेक्टर के, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, किसकी, देखिए देयरफॉर डेल क्रॉस वी डॉट एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई माइनस जे माइनस के डॉट एन की जगह के रख दिया गया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। कैसे -1 हो जाएगा कि आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट जे करेंगे आई डॉट मतलब आई डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जे डॉट के करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है और माइनस है तो इसलिए -1। अच्छा एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर ग्रुप में आदित्य सर लिखे है उसमें कि जिसका अटेंडेंस जो है कम रहेगा उसको मिड सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा या और कुछ दिक्कत मतलब हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसके पहले जो है मतलब जो 2018 वाला बैच है, ठीक है, इसके पहले जो है वो लोग भी ऐसे करता था, क्लास नहीं आता था, तो उसमें से 90% स्टूडेंट को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। मैं मतलब आप लोगों को बता दे रहा हूँ हकीकत में ऐसा है। हेलो, हेलो, यस सर, सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं ना, तो मैं ये बोल रहा यस था सर। दो हाँ 2018 वाला बैच में जैसे 90% स्टूडेंट को नहीं बैठने दिया गया, क्योंकि 75% अटेंडेंस नहीं था। और उसके बाद जो होता है वो लोगों से पूछ लेना आप, ठीक है, कि उसमें से ऐसा नहीं खाली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर को, पूरा A to Z, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट को ऐसे किया गया था। तो उस समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उन लोगों का नंबर बहुत खराब आ गया था, ठीक है। और जब इधर खराब आएगा ना तो यूनिवर्सिटी वाला भी फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए सभी लोग, और उसमें लिखे थे कि सारे टीचर का क्लास अटेंड करना जरूरी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ खाली मेरा अटेंड कीजिए, ठीक है, आप अपनी तरफ से सबका कोशिश कीजिए कि हो जाए, ठीक है। तो कोई आपका उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी कोई टीचर हो, ठीक। तो उसीलिए आप लोग कम से कम अटेंडेंस अपना अटेंड कर लिया कीजिए लेक्चर को पूरा। और चैट बॉक्स में जो है ना सब लोग अपना लिख देंगे, और फिर आप डेली लिखेंगे, मतलब मैं कहूँगा नहीं, आप डेली अपने से सारे लोग लिख दीजिएगा, और स्क्रीनशॉट जो है आप मुझे भेज दीजिएगा। देविंदर है कौन भेजते हैं ना आप लोग, जरूर से, ठीक है। अटेंडेंस 10 मिनट बाद वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसमें चैट बॉक्स में सभी लोग अपना नाम रोल नंबर भी लिख देंगे, ताकि दोनों तरफ से प्रूफ रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है इसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, और चैट बॉक्स में भी रहेगा, दोनों में तो मिला लेंगे कब जरूरत पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस डेल क्रॉस बी डॉट एन डी एस,
तो इसमें इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया है किसका, डेल क्रॉस बी डॉट एन का, कैप एन, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर एन या कैप एन। इस एन को जो होता है जो ऊपर टोपी की तरह लगा है, कैप एन भी बोलते हैं या यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इस एन को। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, और ds की वैल्यू होती है dx dy। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था, उसके पहले भी बताया था, ये क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस dx dy। ठीक है, आप बताता है एरिया ऑफ द सर्किल। तो इसमें आपका देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसमें कितना है, इसमें देखिए यहाँ पर कहीं पे मेंशन होगा, हाँ स्ट्रक्चर सरफेस यूनिट वेक्टर टोटल नॉर्मल, जो आपका ये वाला वैल्यूज है देखिए, यहाँ z इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं सर्किल में। तो इसका रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 होगा ना भाई। अगर इसको 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो z 0 होगा, और जब z 0 होगा तो ये सर्किल बन जाएगा। तो ये सर्किल जो बन जाएगा तो इसमें रेडियस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो रेडियस 1 होगा ना। तो आपका देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह 1 रख दिया गया, और पाई तो ही है तो ये हो जाएगा -पाई हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू पूछा गया था क्वेश्चन में, ये मतलब -पाई होगा। ठीक, अब अनदर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंट टाइप का है। तो आप लोग जो है इसको देखा कीजिएगा, और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर इतना आप लगा लेंगे तो एग्जाम में आपको कोई फंसा नहीं सकता ना रोक सकता। मैंने बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन जो होता है आपको बता दिया, बस इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा लगभग आप कर लेंगे 100%। ठीक है, तो देखिए यूज द स्टोक थ्योरम इवेल्युएट, देखिए आपका है कंटूर सी वेक्टर वी डॉट आर, ये क्या चीज को शो करता है, आलोक कुमार। लाइन इंटीग्रल से। हाँ, लाइन इंटीग्रल किससे रिलेटेड होता है, कौन सी थ्योरम से, बोलना नहीं, अनुराग कश्यप आप बताओ, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू किसके बराबर होता है, कौन सी थ्योरम में इंक्लूड है स्टेटमेंट लाइन इंटीग्रल का, अनुराग नहीं साहब। पता है सर। अरे मेरे भाई तू पढ़ते नहीं हो, पढ़ो थोड़ा, इतना पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ोगे कैसे काम चलेगा बताओ। पढ़ चलो, रहे हैं सर, पढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं पढ़ो तभी ना होगा, नहीं तो कैसे का। अच्छा नीरज, यस सर, यस। आप बताइए नीरज। हाँ, ये जो लाइन इंटीग्रल होता है किस थ्योरम से रिलेटेड होता है, जो मैंने बताया है अभी। अच्छा साधना कुमारी आप बताओ, तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बताइए, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो कैसे होगा काम। अच्छा अंजलि आप बताओ। स्टोक्स थ्योरम। हाँ स्टोक थ्योरम, ये जो लाइन इंटीग्रल होता है वो स्टोक थ्योरम से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये देखिए यहाँ लिखा भी है, यूज द स्टोक थ्योरम टू इवेल्युएट, मतलब ये लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है तो किसका यूज करना है, स्टोक थ्योरम का। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, मतलब क्वेश्चन में, वेयर, या अगर वैसा रहेगा तो ऐसे केवल लिख देगा इवेल्युएट दिस वैल्यूज वेयर इतना। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप इसको करेंगे। ठीक है, और स्टॉक स्टॉक थ्योरम सीधा सीधा लिख दिया है, तो आप उसका कोरिलेशन जो थ्योरम का है उसको यूज करके फिर उसको लिख देंगे, हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए वेयर v इक्वल टू वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे प्लस एक्स जे के एंड सी इज द बाउंड्री कर्व ऑफ द हेमीस्फीयर।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो होता है हेमी स्फीयर, तो सबको पता होगा हेमी स्फीयर क्या होता है। हेमी स्फीयर मतलब कटोरा। ठीक है, ठीक है। एक स्फीयर होता है, एक हाफ स्फीयर होता है, हेमी स्फीयर उसी को बोलते हैं। तो उसे कटोरा बोल सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब हिंदी में ऐसे जनरल में। लेकिन हेमी स्फीयर एक स्फीयर का ही पार्ट होता है जो बीच में से क्रॉस कर दिया जाता है परपेंडिकुलरली, तो उसको हेमी स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो हेमी स्फीयर का इक्वेशन दिया है और वेक्टर दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और बोल ये भी बोल रहा है, ही सेड दैट यूज द स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के हेल्प से इसकी वैल्यू निकालिए, दैट इज दिस इज द लाइन इंटीग्रल। तो और v की वैल्यू भी दिया है, v की वैल्यू दिया है और हेमी स्फीयर दिया है, जेड के 0 ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन। तो देखिए इसको करेंगे क्या। तो सबसे पहले जो है मैंने जितना भी बताया है लगभग सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें इस क्वेश्चन में, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कैप एन की निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो इसके इक्वल हो गया था, इसलिए नहीं पड़ा। और क्वेश्चन में क्या है, कैप एन जो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले देखिए बाय द स्टोक्स थ्योरम आपका कंटूर सी वी या वेक्टर वी डॉट डी आर, इट विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस कर्ल वी डॉट एन डी एस। ये वैल्यू होता है बाय द स्टोक थ्योरम, स्टोक आपका बताते हैं। ठीक है, तो स्टोक बताते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसका कर्ल v निकालेंगे, तो आई जे के और वेक्टर v की वैल्यू जो होता है वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स जेड होता है कि नहीं। तो ये होता है। अब इसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे, तो आई के करस्पॉन्डिंग, जे के करस्पॉन्डिंग और के करस्पॉन्डिंग करेंगे। तो आपका आई के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो देखिए डेल ओवर डेल वाई, ये है एक्स जेड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद डेल ओवर डेल जेड है और वैल्यू है एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट करना है जेड के करस्पॉन्डिंग, और जेड है नहीं, एक्स वाई है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जेड जेड के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डेल ओवर डेल एक्स और एक्स जेड है, तो एक्स जेड, तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स करेंगे तो केवल जेड बचेगा, तो इसीलिए आपका है माइनस जेड। और फिर उसके बाद इसका भी तो निकालना पड़ेगा माइनस करके, तो देखिए डेल ओवर डेल जेड वाई स्क्वायर है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए माइनस जेड आई बचेगा। सेम वे के वाले का है, तो के का देखिए डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पर है एक्स वाई, तो यहाँ से कितना बचेगा वाई, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 2y बचेगा, तो y में से 2y माइनस करेंगे तो माइनस y बचेगा, तो इसलिए माइनस y की हो गया। ठीक है ना। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होता है डेल फाई ओवर मॉड ऑफ डेल फाई होता है। तो देखिए डेल का वैल्यू, आप तो डेल ऑपरेटर का वैल्यू जानते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल एक्स। और फाई का वैल्यू क्या है, फाई मतलब फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन है, हेमी स्फेयर है। तो हेमी स्फेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 9 था, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और डिवाइडेड बाई यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डेल फाई, ये यहाँ भूल गया है, यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद वाले में देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले जो है इसको जो है आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई और जे के रिस्पेक्ट में, डेल ओवर डेल यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2xi, ऐसे सेम वे 2yj प्लस 2j हो जाएगा। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्सली इस वाले फंक्शन को, तो
तो आपका फिर इसका मॉड लेना है तो अंडर रूल इसका आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो कितना है 4, मतलब 2 है तो 4x² प्लस 4y² प्लस 4z² हो गया। अब इसमें से 4 मतलब तीनों में से कॉमन हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ पर तीनों तीनों प्लेस पे में है तो 2 आपका सब कैंसिल हो जाएगा। और x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू कितना होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, ये देखिए x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे यहाँ अंडर रूट में। तो यहाँ 9 लिखेंगे तो उसका रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। और ऊपर क्या हो गया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 3, इतना आ गया। अब जो है आप इसकी वैल्यू निकाल के फिर डायरेक्ट वहां रख देंगे। किसकी वैल्यू डेल क्रॉस v की वैल्यू निकल गई और डॉट n करेंगे। और n की वैल्यू आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 3 है। और इसकी वैल्यू जो कर लिया अब v है, इसकी वैल्यू -ji माइनस वाई के, तो आपस में मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा देखिए आई तो है नहीं तो इसलिए 0 हो जाएगा। जे के साथ जे का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका वाई जेड हो जाएगा। और इसके साथ के साथ लेंगे तो वाई जेड हो जाएगा। तो माइनस वाई जेड 2 ठो आ गया तो -2yz अपॉन 3 हो गया। ठीक है। और आपको एक चीज और पता है कि n डॉट के डी एस इसकी वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू आपको पता चल गया है यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 3, ये आपने निकाला है डॉट के। तो डॉट के है तो के का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वेक्टर के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट में केवल के डॉट के आएगा तो जे बचेगा और अपॉन 3 बचेगा, तो जे अपॉन 3 हो गया और डी एस हो गया। और डीएस किसके बराबर होता है, मतलब ये जो डीएस होता है आपका dx dy के बराबर होता है। तो डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/z, कितना हो जाएगा dx dy हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू एबव की सारी वैल्यू जो होती है आप क्या करेंगे पुट करेंगे किसमें, जो स्टोक्स थ्योरम का प्रॉपर्टी है इसमें। तो देखिए ये पूरी वैल्यू आपने निकाल लिया। तो देखिए डेल क्रॉस वेक्टर v डॉट n की वैल्यू आपने निकाला है -2yj/3, ये निकाला है। और ds की वैल्यू आपने निकाला है, ds की वैल्यू आपने क्या निकाला है, आपने फाइंड आउट किया है 3/z dx dy। तो 3 से 3 कैंसिल, z से z, तो आपका बच गया 2y dx dy। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या है, ये क्या चीज को शो कर रहा है, सर्किल को शो कर रहा है। ठीक है, एक कैसे सर्किल को शो कर रहा है आप इधर से देख भी सकते हैं। 2 डायमेंशन में जब जेड यहाँ पर 0 रखेंगे, वैसे भी वो उसको ना वो करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कहाँ गए, यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 करेंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू 9 हो जाएगा ना। तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, 2 डायमेंशन में आप लेंगे x² प्लस y² इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसमें r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे 3 होगा सर। हाँ, पोलर फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू तो लिखना पड़ेगा। तो आपका 0 to 3 हो गया, मतलब पहले y इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और dx dy आर डी आर डी थीटा होता है तो इसकी भी वैल्यू रख देंगे। अब इसका लिमिट की वैल्यू को देखिए तो ये 0 to 3 हो गया। और एंगल कितना हो जाएगा, सर्किल है तो 2 पाई बनेगा, एक एक राउंड करेगा ना, तो इसलिए 0 to थीटा जो है एक राउंड मूव करेगा सर्किल के लिए, तो हो जाएगा 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई हो जाएगा तो साइन थीटा डी थीटा अपना 0 to 3 r² dr। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों सेपरेट है, दोनों के एक साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। r³ 3 हो जाएगा, 0 to 3 हो गया और 0 to 2 पाई, तो हो जाएगा cos 2 पाई माइनस cos कितना, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस cos थीटा 0 to 2 पाई। इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी, आप लोग बताओ, बहुत आसान चीज है।
कॉपी पेन लेके बैठा करो। बताओ कितना होगा, कौन बताएगा? कोई भी बताओ। अरे सिंपल सा है, कास्ट माइनस कास्ट 2 पाई आ जाएगा और जीरो माइनस माइनस प्लस कास्ट 0 हो जाएगा। कितना होगा? cos 0 1 होता है सर। हाँ, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा उसका? 1 होगा, हाँ 1 होगा सर, -2 × 1, -2 क्या? 1 आएगा सर, ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा, +1। अरे यार गड़बड़ कर रहे तुम लोग। देखो नहीं सही से बता पा रहे, 1 नहीं होगा। दोनों कास्ट 2 मतलब माइनस कास्ट थीटा है, 2 पाई और 0, ये वैल्यू अपर और लोअर रखोगे तो कितना आएगा, ये मैं पूछ रहा था। तो 1 कैसे होगा? सर 2 पाई का वैल्यू होता है 0, हाँ cos 0 का वैल्यू होता है। तुम लोग के यार टुआओगे किसी को। हाँ तुम लोग अच्छे से जो है टिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो हाई स्कूल, समझे? मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को? देखो इधर, मैं इधर थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हो जाएगा। माइनस कास क्या था, मान लीजिए ए है, चलिए थीटा चाहिए जो भी, और आपका अपर और लोअर लिमिट दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 2 पाई दिया है। 2 पाई कहाँ गया भाई इधर? 2 पाई ए दिया है ना, दिख रहा है ना? हेलो, ये थीटा की जगह ए रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? तो देखिए हाँ कैसे, हाँ देखिए कैसे होगा। काश क्या लिखा है? काश 2 पाई, ये चूंकि बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, और माइनस पहले से तो ए प्लस हो जाएगा। फिर हो जाएगा काश आपका कितना है 0, तो 0 हो गया। अब बोलो काश 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? काश 2 0। पाई 1 भाई पहले डिसाइड कर लो क्या होता है। देखो मैं बता देता हूँ तुमको, समझ में नहीं आ रहा फिर भी बता देता हूँ। देखिए जब थीटा, सुन लो मेरी मेरी बात सुन लो। थीटा इक्वल टू कितना है 0, तो जब 0 से आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूव करेंगे किसी मतलब एक्सिस के अलोंग, मतलब जैसे एक्स वाई जेड ऐसे हम खींचते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो उसमें मूव कराते हैं थीटा को। तो 0 और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पाई/2 बनता है, उसके बाद कितना बनता है, पाई बनता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके फिर 0 पे आ जाते हैं। तो काश 0 की वैल्यू कितनी होती है? काश 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 खाली सर। 1। तो 1 एक, हाँ एक एंगल आप मूव कर करके एकदम आ गए कंप्लीट, एक चक्कर लगाए, तो एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है? 360। 360 2 पाई। हाँ 360 आर 2 पाई, एक ही चीज है ना? अरे ठीक है ना, 360 या 2 पाई। तो आप यस जहां सर। जहां से चले थे वहीं फिर आ गए। तो काश 2 पाई किसके बराबर हो गया? काश 0 के बराबर हो गया। तो काश 0 की वैल्यू 1 होती तो काश 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगा। कौन वाला? अरे तो मरबो करूंगा, कौन वाला? जहां से चले तो 0 वहीं आ। होगा सर, हाँ 0 होगा सर, 2 पाई का वैल्यू 0, cos 0 हाँ, अगर 4 पाई से पूछा जाए तब कितना होगा? 0 10 पाई, 0 100 पाई, 0 0
मतलब जो 2 से कटेगा ना सिंपल, जो 2 का यस कोएफिशिएंट सर। तो सबकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो कंप्लीट कर करके आया। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मतलब पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते हो तो दूसरे को पढ़ाओ बढ़िया से, तब पढ़ोगे। ठीक है, तो ये होता है। तो आपका सेम वे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, काश 2 पाई, तो इसकी वैल्यू देखिए देता हूँ। ए यहाँ पे a-1 हो गया यहाँ से, और a माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a+1 हो गया ऐसे। तो इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, 0। अरे कहाँ लिख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे थोड़ा करिए। तो ये पूरे पूरे की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ कितना है r³/3, तो इसमें करेंगे तो 27 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 कट के 0 हो गया, तो टोटली क्या हो गया, 0। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला वो कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा देख लो, फार्मूला वगैरह। जब तक मैथ पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे वो जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका गास का है, तो स्टेट द गास डाइवर्जेंट थ्योरम। ठीक है, देखिए मैंने जो है स्टोक्स थ्योरम का ढेर सारा क्वेश्चन है सॉल्व कराया है, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसको देखिए क्या आपको एनालाइज होता है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसमें बेसिक क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कहीं पे n=k हो जाता है जब नॉर्मल देता है, और नहीं रहता है तो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर n जो होता है फाइंड आउट करना पड़ता है। तो del⁵/√mod ऑफ del⁵ होता है उसकी वैल्यू। तो आपको सिंपल जो फार्मूला है स्टोक्स थ्योरम का, उसमें पुट करना रहेगा। ठीक है, तो वो सारी वैल्यू जो होता है, कर्ल f हुआ है, नॉर्मल वेक्टर n हुआ, ये सब अलग अलग आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ds=dx dy हुआ, तो ये सब आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मतलब कुछ रूल्स दिए हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो अब जो है आगे हम बढ़ते हैं गास डाइवर्जेंट थ्योरम। तो गास साहब के बारे में जानते हैं कुछ? चलिए क्लास हो जाएगा, अगर टाइम बचेगा तो बताएंगे थोड़ा और। गास क्या था, एक जर्मन मैथमेटिशियन था। इन्होंने फिजिक्स के और भी बहुत से फील्ड में इन्होंने काम किया था। गास जो थे एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने जो गास साहब थे, शायद ये सिद्धाचार्य को वहाँ बुलाए थे। ठीक है, सिद्धाचार्य कौन है जानते हो, बताओ। क्वाड्रेटिक मैथमेटिशियन इक्वेशन सर। वाला। हाँ, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन का डेवलपमेंट किए थे। और सिद्धाचार्य का घर कहाँ है, आजमगढ़ में, जहाँ मेरा घर उधर है। ठीक है, अरे शबाना आजमी जो है ना, वो भी वहीं की है, आजमगढ़ की। हाँ सर। शालिनी मिस भी तो वहीं की है सर। कौन? शालिनी शालिनी, मैम सर। हाँ आप समझ गए, बहुत सही समझ गए। नहीं है? तो शबाना आजमी जो हीरोइन नहीं है, वो आजमगढ़ की ही है। उसके उसके फादर का नाम था कैफी आजमी, जो बहुत ही वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बहुत सा बुक वगैरह भी लिखा है, उनके नाम से लाइब्रेरी भी चलती है। तो आजमगढ़ से 20 किलोमीटर दूर सरामीर एक प्लेस है, वहीं पे है। और दिल्ली दिल्ली से आजमगढ़ से दिल्ली एक कैफियत एक्सप्रेस चलता है, जो उसके फादर के नाम से उसी ने उद्घाटन करके चलवाया। मतलब आज हो गया 7-8 साल के, क्या 7-8-10 साल से लगभग चल रही है। दिल्ली से आजमगढ़ ट्रेन चलती है, कैफियत एक्सप्रेस, उसके पापा के नाम पे। तो यही सब है सब। और भी बहुत लोग वहाँ पर, मतलब अच्छे लोग भी पैदा हुए हैं, बदमाश लोग भी हैं। तो आजमगढ़ क्या बताए, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, सर आप चलिए। मिर्जापुर देखे हो सर? हाँ हाँ, मिर्जापुर का जैसे दिखाया वैसे हकीकत में नहीं है।
फिल्म वाले जो होते, फिल्मी दुनिया वाले, वो किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसा उसमें दिखाया गया है थोड़ा बहुत होता है खींचातानी, लेकिन जितना ज्यादा दिखाया है उतना ज्यादा है नहीं। हाँ? तो इसलिए वो पिक्चर देख कर, पिक्चर फिल्म देख करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में या कंट्री के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है रंग दिखाया हो तो उसका बहुत विरोध भी हुआ था, समझे। तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे आजमगढ़ के बारे में बहुत सारा टेररिस्ट के बारे में बोलता है कि आजमगढ़ में बहुत टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो ये बात ऐसा नहीं है। तो अच्छा बुरा हर प्लेस पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कंट्री में लोग होते हैं। अब कौन सी नजरिया से कौन क्या देखता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। और ठीक है, चलिए ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम जो है अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका डबल इंटीग्रेशन या से एफ डॉट एन डी एस है, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर एफ डी वी वेयर एस इज द surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to 16 and vector f equal to 3xi plus 4yj plus 5jk ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, मतलब गॉस डाइवर्जेंट की। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंस वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एफ वेक्टर एफ डॉट डी एस, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, इक्वल होता है, यहाँ पे कैप एन भी रहेगा। ये लगता है मैं भूल गया, देखिए यहाँ लिखा है ना ये वाला, तो यहाँ मैं एन भूल गया तो आप लिख लीजिएगा। तो देखिए डाइवर्जेंट एफ की वैल्यू क्या होती है, डेल डॉट एफ होता है। तो डेल डॉट एफ की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ, वही तो डेल डॉट एफ को नहीं डाइवर्जेंट बोलते हैं, मैं ग्रेडियंट बोल दिया। डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालेंगे, डेल डॉट एफ हो गया। तो इसमें देखिए एफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3xi प्लस 4yj प्लस 5k। तो आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जे, और डॉट हो गया 3x प्लस 4y जे प्लस 5j के। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 3 4 प्लस 15 आ जाएगा, तो हो जाएगा 14, ठीक। तो क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ स्क्वायर। तो वॉल्यूम 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 ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पायर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर एच, बहुत सही। हाँ स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, पायर क्यूब। क्या? देखो तुक्का मत मारो। 3/4 पायर क्यूब। 4/3 की 3/4? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो ये सब बेसिक फार्मूला याद रखो, कहीं कहीं जरूरत पड़ता है। देखिए ये आपका एफ डॉट एन का वैल्यू निकल गया। तो देखिए यहाँ ये किसके इक्वल होता है, डाइवर्जेंट और डीवी होता है फार्मूला, अभी ऊपर लिखे थे। तो ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी 14 डीवी हो गया। तो 14 बाहर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ट्रिपल इंटीग्रल वी डीवी। ये क्या है, एक मतलब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो किस फंक्शन